नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। वहीं पीएम मोदी ने आज देशवासियों से अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए संवाद किया और इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक का जिक्र किया। भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी और इसके साथ ही कोरोना को लेकर सावधानियां बनाए रखने को कहा है। वहीं पीएम मोदी ने ओलंपिक खेलों का जिक्र करते हुए कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलता देख मैं ही नहीं, पूरा देश ही रोमांचित हो उठा और पूरे देश ने जैसे अपने इन योद्धाओं से कहा, विजय भवा विजय भवा। उन्होंने कहा, जब ये खिलाड़ी भारत से गए थे तो मुझे भी इनसे गपशप करने का और उनके बारे में जानने का और देश को बताने का अवसर मिला था। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करके यहाँ पहुँचे हैं। और वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। और कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है और इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आज़ादी के लिए देश ने सदियों का इंतज़ार किया उसके 75 साल होने के हम साक्षी बन रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा के 2 दिवसीय दौरे पर है। वह शनिवार को गोवा पहुंचे और दौरे के दूसरे दिन आज पोंडा के मंगेशर मंदिर में पूजा अर्चना की। पार्टी यूनिट की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार वह आज कुंडई में तपोभूमि स्थित सदगुरु ब्रह्मनाचार्य स्वामी के साथ एक पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत होंगे। नड्डा पणजी के एक हाई स्कूल में बने वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा करेंगे और इससे पहले शनिवार को जेपी नड्डा ने पार्टी सांसदों और विधायकों की बैठक को संबोधित भी किया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों से बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए कहा है। और दरअसल गोवा में भारी बारिश से बाढ़ आई है। ऐसे में नड्डा ने पार्टी संगठन को बाढ़ प्रभावित तक पहुंचाने के लिए कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कोरोना टीकाकरण को लेकर राज्य सरकार की तारीफ भी की है। और वहीं आपको बता दें कि गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये 2 दिवसीय दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोवा की 40 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास 27 सीटें हैं और उसे एक निर्दलीय विधायक का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में 40 में से 28 सीटों के साथ गोवा में सरकार चलाने वाली बीजेपी के सामने विधानसभा चुनाव में वापसी की चुनौती होगी। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 5:30 बजे असम के गुवाहाटी में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कोविड से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए के चेक का वितरण और तामुलपुर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। असम में अप्रैल मई चुनाव के बाद से शाह का इस क्षेत्र का ये पहला दौरा है जिसमें बीजेपी को जीत मिली थी। शाह और प्रधानमंत्री मोदी दोनों इस जीत के प्रचार अभियान में सक्रिय थे। अमित शाह ने शनिवार को शिलांग के पास मावयोंग में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस का उद्घाटन किया। और वहीं आईएसबीटी के निर्माण को केंद्रीय डोनर मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया था और इसे 48.31 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। अमित शाह ने शनिवार को कहा कि पूर्वोत्तर की खान पान की आदतों और भाषा की रक्षा करना केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। और यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब असम के प्रस्तावित पशु संरक्षण कानून से अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में गौ मांस की उपलब्धता को खतरा है। और वही हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने हाल ही में विधानसभा में असम मवेशी संरक्षण विधेयक पेश किया और कानून के अनुसार बिना वैध परमिट के असम के माध्यम से मवेशियों के परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार लागू होने के बाद कानून पूर्वोत्तर राज्यों में आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है जहां गौमांस का सेवन किया जाता है। दिल्ली एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में जिस तरह से
कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, उस स्थिति में हमें भी बूस्टर डोज वैक्सीन की ज़रूरत होगी। और वहीं डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भविष्य में कोविड-19 कोरोना वायरस के कई म्यूटेशन सामने आएंगे। इस स्थिति में भारत को कोविड वैक्सीन की दूसरी पीढ़ी के साथ बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी। और वहीं डॉक्टर गुलेरिया ने आगे कहा कि ऐसा लग रहा है कि हमें वैक्सीन की बूस्टर डोज की ज़रूरत होगी, क्योंकि समय के साथ हमारी इम्यूनिटी में कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा हमें बूस्टर डोज की इसलिए भी आवश्यकता होगी क्योंकि ये भविष्य में विकसित होने वाले नए नए वेरिएंट से हमारी रक्षा करेगा। एम्स के प्रमुख ने आगे कहा कि सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन इम्यूनिटी के लिहाज से बेहतर साबित हो सकती है, क्योंकि नए नए वेरिएंट पर यह प्रभावी ढंग से कारगर है। और उन्होंने आगे भी ये भी कहा कि वैक्सीन की बूस्टर डोज का ट्रायल शुरू हो चुका है। एक बार जब पूरी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग जाएगी, तब अगला कदम बूस्टर डोज के अभियान को शुरू करने का होगा। और वहीं डॉक्टर गुलेरिया को उम्मीद है कि सितंबर तक बच्चों के लिए भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी। वहीं लोकसभा में दिए एक बयान में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज खराब नहीं हुई है। लोकसभा में दिए बयान के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दल वाली 5 राज्यों में कोरोना वैक्सीन की सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई है। और बयान के मुताबिक देश भर में अब तक वैक्सीन की 2.49 लाख डोज बर्बाद हुई है। इनमें से बिहार में सबसे ज़्यादा 1,26,000 डोज की बर्बाद हुई है। और वहीं बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है। लोकसभा में पूछे गए सवाल में लिखित जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि 20 जुलाई तक 32,64,000 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कमी से कम एक खुराक मिल चुकी है। इसी बीच 1 मई से 13 जुलाई के बीच वैक्सीन की 2,49,00,000 डोज खराब हुई है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज बर्बाद नहीं हुई। और उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक वैक्सीन लेने के योग्य 18 या इससे ऊपर की उम्र के व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की पूरी खुराक दे दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, मुंबई बैंक और नांदेड़ और उस्मानाबाद जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक को लगभग 3,000 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए एक कार्य योजना का प्रस्ताव तैयार करने के लिए मुख्य सचिव राजगोपाल देवगड़ा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और हाल ही में ये पाया गया कि 57 सहकारी चीनी मिलों ने इन बैंकों से लोन लिया था, लेकिन लोन चुका नहीं पाए। राज्य सरकार लोन के लिए गारंटर बनती थी, नतीजतन अब उसे कर्ज चुकाना होगा। इसके अलावा सहकारी मिलों के खिलाफ बकाया लोन 800 करोड़ रुपए था। अब सरकार को ये राशि सहकारी बैंक को भी देनी होगी। आयुक्त शेखर गायकवाड़, सहयोग आयुक्त अनिल कावड़े, MSCB के अध्यक्ष विद्याधर अनस्कर, MD AR देशमुख और संयुक्त निदेशक मंगेशकर टिटकरे 22 जुलाई को वित्त विभाग द्वारा गठित समिति के अन्य सदस्य हैं। समिति को एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है और 3 महीने के भीतर सरकार को लोन चुकाना होगा। एक अधिकारी ने कहा, राज्य को इंटरेस्ट के साथ लोन राशि का भुगतान करना होगा, जिनमें महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को 2,500 करोड़ रुपए, मुंबई बैंक को 350 करोड़ रुपए और नांदेड़ और उस्मानाबाद जिले केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए 150 करोड़ रुपए शामिल हैं। ये पहली बार नहीं है जब ऐसी स्थिति पैदा हुई है। साल 2011 में भी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंकों ने 2,029 करोड़ रुपए की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। जब सहकारी चीनी मिल लोन चुकाने में विफल रहे थे, तब भी राज्य गारंटर था और सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून 2019 को राज्य के महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को 1,049 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा था।
कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच अब दलित मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर चर्चा हो रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि हाईकमान से मुझे शाम तक सुझाव मिलने की उम्मीद है। इससे पहले कल येदियुरप्पा ने कहा था कि मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद पहले दिन से ही उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दरअसल आज येदियुरप्पा से जब मीडिया ने दलित मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे शाम तक हाईकमान से सुझाव की उम्मीद है और वहीं आपको भी पता चल जाएगा कि क्या होगा और वहीं हाईकमान इस बारे में तय करेगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है। और वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कोयला खनन और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का स्थान लेने के बारे में कोई बात नहीं की और उन्होंने आगे कहा कि केवल मीडिया ही इस बारे में बात कर रहा है। जोशी ने हालांकि कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने येदियुरप्पा से इस्तीफा देने के लिए कहा है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी नेतृत्व के अलावा सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इसी बारे में फैसला करेंगे। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा 16 अगस्त को खेला होवे दिवस के तौर पर मनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी की बंगाल यूनिट ने शनिवार को कहा कि साल 1946 में इस तारीख पर मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी, जिसके चलते हुए दंगों में कई लोग मारे गए थे। और वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने संवाददाताओं को बताया कि बंगाल को भारत से जोड़ने में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान की याद में हर साल की तरह ही भाजपा इस बार भी 16 अगस्त को बंगाल बचाओ दिवस के तौर पर ही मनाएगी। और उन्होंने आगे कहा कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत हुई थी और इस दौरान ही ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स की घटना हुई। और ये बेहद दुखद है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी तारीख पर खेला होवे दिवस मनाने का ऐलान किया है। ये कौन सा खेल है जो वो कराना जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में पिछले 2.5 महीनों में लगभग 12,500 भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नुकसान पहुंचाया है और इन घटनाओं से साफ है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पहले से ही अपने खेल की शुरुआत कर दी है। हालांकि टीएमसी का कहना है कि उसके सरकार ने 40 साल पहले कोलकाता में एक फुटबॉल मैच के दौरान मारे गए प्रशंसकों की याद में इस दिन को मनाने का ऐलान पहले ही कर दिया था। और वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया कि भाजपा अब इस तारीख को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 39,742 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,13,71,901 हो गई है। और वहीं कल 535 लोगों की मौत भी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से अब तक 4,20,551 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कल 39,972 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 3,05,43,138 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,08,212 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक वैक्सीन की करीब 46 लाख डोज दे दी गई है। कल वैक्सीन की 75,74,298 खुराकें दी गई, जिसके बाद देश में अब तक वैक्सीन की 43,26,05,567 डोज दी जा चुकी है।
और वहीं दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल इस इलाके में एक पिता ने अपनी बेटी को परेशान करने, उसके साथ छेड़खानी करने वाले शख्स की झगड़े के बाद हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मृतक की लाश को ठिकाने लगाने के लिए रिक्शे से ले जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और यह आरोपी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार तड़के पेट्रोलिंग पर निकले एक पुलिसकर्मी की नज़र एक रिक्शे पर पड़ी। रिक्शे पर एक शव रखा हुआ था। पुलिसकर्मी ने रिक्शा रोककर शव बरामद कर पीसीआर कॉल कर बताया कि हत्या करने के बाद एक शख्स शव को रिक्शे पर ले जाकर रहा था, जिसे मैंने पकड़ लिया है। इस कॉल के तुरंत बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को पूछताछ में ये बड़ी जानकारी मिली है। अब पुलिस की पूछताछ में पता लगा है कि मृतक आरोपी की बेटी को पिछले 3 साल से भी अधिक समय से परेशान कर रहा था और वहीं 22 जुलाई की रात को वह नशा करके उसके घर आ पहुंचा और वहां हंगामा करने लगा। इसी मामले को लेकर उनमें कहासुनी हुई। बाद में आरोपी ने उस युवक की हत्या कर दी और मृतक की पहचान 25 साल के संतोष कुमार झा के तौर पर हुई है और वो महिपालपुर में ही रहता था और कुरियर कंपनी में ड्राइवर था। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और वहीं रिक्शे वाले से भी वारदात के बारे में पूछताछ की जा रही है। देश भर में अब तक कोरोना वायरस से लाखों लोग संक्रमित हुए हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग इस संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं, लेकिन उन्हें अन्य तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। हाल ही में दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल ने जानकारी दी है कि कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों में न्यूरोलॉजिकल बीमारियां सामने आ रही हैं। दिल्ली के मूलचंद हॉस्पिटल ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों में ब्रेन हैमरेज जैसे केस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे मामले हमारे लिए चिंता करने वाली बात है। और वहीं मूलचंद अस्पताल की एक वरिष्ठ न्यूरोसर्जन ने बताया है कि इनमें से अधिकांश मामले ऐसे हैं जिन्हें कुछ समय पहले कोविड हुआ था। 37% लोगों ने सिर दर्द, बदन दर्द जैसी तकलीफों के बारे में सूचना दी है और वहीं 26% लोग ऐसे हैं जिन्हें स्मेल और स्वाद का पता न चल पाने की परेशानी सामने आई है। मूलचंद अस्पताल ने एक बयान में ये भी कहा है कि उसके ब्रह्मयोगी विभाग में 60% तक मरीजों ने चिंता, अवसाद, आत्महत्या के विचार, अकेलेपन की भावना जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे में वृद्धि के बारे में शिकायत की है और उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिन्हें कुछ समय पहले कोविड हुआ था। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना से उभरने के बाद मरीजों को न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें हो रही हैं और कई मामलों में मरीजों का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पाता। दिमाग से जुड़ी परेशानियों को ब्रेन फॉग यानी दिमाग का धुंधला होना माना गया है और दिमाग पर सीधा प्रभाव के अलावा कोविड-19 दूसरे अंगों पर लंबे समय तक प्रभाव डाल सकता है। इसके लक्षणों में थकान, शरीर में दर्द, व्यायाम करने पाने में असमर्थता, सिर दर्द, सोने में परेशानी शामिल है और इन लक्षणों में से कुछ लंग्स, दिल, किडनी या अन्य अंगों के नुकसान की वजह से भी हो सकता है। दिल्ली में 3 महीने से ज़्यादा समय से बंद पड़े सिनेमाघरों और स्पा को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने अनलॉक 8 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत सिनेमा हॉल और स्पा सेंटरों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो और बसों से सफ़र करने वाले लोगों को भी राहत दी गई है। अब दिल्ली मेट्रो अपनी 100% सिटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी और वहीं डीटीसी और क्लस्टर बसों को 100% क्षमता के साथ चलाने की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि मेट्रो और बस दोनों में ही खड़े होकर यात्रा करने की इजाज़त नहीं होगी। ये आदेश 26 जुलाई सुबह 5 बजे से 9 अगस्त सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। और वहीं दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल अपनी 50% सीटिंग क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही शादी समारोह में अब अधिकतम
100 लोगों के शामिल होने की इजाज़त दे दी गई है। अभी तक अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते थे। वहीं अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़ाकर 100 कर दी गई। अब सभी ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इससे पहले स्कूल या शैक्षणिक संस्थानों के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल को ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। कर्नाटक में कम होते कोरोना वायरस महामारी के मामलों के मद्देनजर अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। कर्नाटक सरकार प्रतिबंधों में और ढील देते हुए आज से मनोरंजन पार्क और ऐसे अन्य स्थलों को फिर खोलने और धार्मिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों को बहाल करने की अनुमति दी है। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव एन मंजूनाथ प्रसाद की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि मनोरंजन पार्क और इस ऐसे अन्य स्थलों को कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए गए। आदेश में कहा गया कि जलक्रीड़ा और पानी से संबंधित मनोरंजन के स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है और इसके अतिरिक्त कोरोना नियमों के सख्त अनुपालन के साथ 25 जुलाई से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और अन्य धार्मिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों की इजाज़त दी गई है। आदेश के अनुसार मंदिर के उत्सवों, जुलूस और धार्मिक सभाएं आयोजित करने की अनुमति नहीं है और इस महीने की शुरुआत में सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त देते हुए सिर्फ दर्शनों की अनुमति दी और वहीं विशेष सेवा या अन्य गतिविधियों पर रोक थी। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को आज गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है और वहीं आईएमडी ने दिल्ली में 26 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आसमान में बादल छाए रहने और मध्यम स्तर की बारिश या गरज के साथ बारिश होने के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है और वहीं 27 जुलाई के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। राजधानी में शनिवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री अधिक है और वहीं आईएमडी के अधिकारियों के मुताबिक न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल के इस समय के मौसम के लिए सामान्य है और वहीं सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 83 से 71% के बीच रहा। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।